Good morning, friends. Today I am going to teach you class 12th Indian Economy, chapter 1st, that name is Indian Economy and Age of Independence. सबसे पहले हम अपना देखेंगे कि हमारे पास 3 यूनिट है जिनका वेटेज क्या क्या है। तो फर्स्ट यूनिट जिसका वेटेज है 12 मार्क्स, जिसमें हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें है इंडियन इकोनॉमी एंड एज ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड सेकंड है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। एंड सेकंड यूनिट है जो जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है वो बोर्ड एग्जाम में 22 मार्क्स, जिसमें पहला पॉइंट है पॉवर्टी, सेकंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, थर्ड रूरल डेवलपमेंट, फोर्थ एम्प्लॉयमेंट, फिफ्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्स इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और थर्ड यूनिट जिसका वेटेज है 6 मार्क्स, जिसमें चैप्टर 1 है इंडिया एंड नेबर्स। तो हम सबसे पहले अपना पहला जो चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का इंडियन इकोनॉमी एंड एज ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे देखेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है कि बिफोर द ब्रिटिश रूल इंडिया इकोनॉमी वॉज। ब्रिटिशर से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो पहला पॉइंट है प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस मीन्स होता है इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलिएंट। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलिएंट थी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थी। सेकेंड पॉइंट है एग्रीगेरियम। तो एग्रीगेरियम मीन्स होता है कि एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स था। एग्रीकल्चर वॉज अ मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ 2/3 पॉपुलेशन। तो 2/3 जनसंख्या का एग्रीकल्चर जो था मेन सोर्स था लाइवलीहुड का, रोजी रोटी। एंड थर्ड पॉइंट है कि वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी इंडिया में, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया एंड प्रीसियस स्टोन हो गया। ठीक, तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो के एंड में अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि जब ब्रिटिशर इंडिया में आ गए तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी हुई। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया इकोनॉमी कैसी हुई। तो पहला पॉइंट है कि इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की वर कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द ओन इंटरेस्ट। जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी कॉलोनियल गवर्नमेंट की, उसमें उनका खुद का प्रोटेक्शन और प्रमोशन छुपा रहता था। जैसे कि ब्रिटिशर ने इंडिया में रेलवेज़ ले आए, रोड्स ले आए। तो रेलवे उन्होंने किस लिए ले आए, ताकि वो रॉ मटेरियल को ट्रांसफ़र कर सके, ब्रिटेन में ले जा सके। और रोड्स ले आए ताकि वो आर्मी को मोबिलाइज कर सके। तो इसके पीछे उनका खुद का इंटरेस्ट होता था। और सेकंड पॉइंट है कि दे ट्रांसफर्ड इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। तो वो क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल को सप्लाई करते थे, ले जाते थे ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में उस रॉ मटेरियल से गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे और फिर इंडिया में ले आके बेचते थे, सेल करते थे। तो उन्होंने इंडिया को सप्लायर बना दिया था रॉ मटेरियल का एंड कंज्यूमर बना दिया था फिनिश प्रोडक्ट का। एक टर्म आता है कि जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि पर कैपिटा इनकम अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। थर्ड पॉइंट आता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो एग्रीगेट रियल आउटपुट था वो ग्रो हुआ एट लेस देन 2%। वो 2% से भी कम ग्रो हुआ। एंड पर कैपिटा आउटपुट जो है वो 0.5% हुआ पर एनम। ठीक, तो ये था हमारा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और इस जो ये डेटा दिया इसे इस्टीमेट किया था डॉक्टर रॉय ने। इस नेम को याद कर लीजिए, डॉक्टर रॉय ने इस डेटा को इस्टीमेट किया था कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो ग्रो इंडिया का आउटपुट है, रियल आउटपुट, वो 2% से भी कम ग्रो हुआ और पर कैपिटा आउटपुट 0.5% हुआ पर एनम। ओके, अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ब्रिटिशर के आने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या इफ़ेक्ट आया है, उसके ब्रिटिशर के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, तो ये देखेंगे। तो पहला है कि ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश कॉलोनियल रूल द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। तो ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान जो कंडीशन था इंडिया के एग्रीकल्चर का, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। ठीक, सेकेंड पॉइंट, जो इंडिया की इकनॉमी थी वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी। ओके, थर्ड पॉइंट, nearly 35% population lived in village and was dependent on agriculture sector।
नियरली 35% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो विलेज में रहती थी, गांव में रहती थी, और वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड थी, निर्भर थी। फोर्थ पॉइंट है कि डिस्पाइट द लास्ट 72% पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर, जब 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंगेज हुई तो ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है कि तो इससे जो इकोनॉमी में जो है फूड की कमी नहीं हुई थी। द इकोनॉमी स्टिल नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, तो इससे एक पॉजिटिव भी आया कि इकोनॉमी में फूड की कमी नहीं है। तो ये 3 पॉइंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे। एंड अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने नोट्स में लिखने के लिए। अब यहाँ पे हम आते हैं कि मेन रीजंस, क्या मेन रीजन थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पर पूरा इफेक्ट पड़ा। तो क्या रीजन से क्या डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ। तो पहला है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, पहला रीजन था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम में पहला पॉइंट क्या है, तो इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदार सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, इसमें इंट्रोडक्शन किया गया जमींदार सिस्टम को, किसके द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक। सेकंड पॉइंट, तो इसमें जो भी प्रॉफिट होता था एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसे जमींदार फार्मर से लेते थे, किस फॉर्म में, लगान के फॉर्म में। ठीक। थर्ड पॉइंट, जो भी डेट होता था डिपॉजिट करने का, फिक्स सम ऑफ लगान, ये भी फिक्स होता था कि आपको इस डेट को डिपॉजिट करना है, इतना लगान। अगर ज़मींदार फार्मर से लगान नहीं लेते थे तो जो ब्रिटिशर उनके राइट्स को ले लेते थे। तो जो ज़मींदार थे, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने इंडिया की एग्रीकल्चर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नहीं किया। तो द जमींदार, यही पॉइंट दिया हुआ है, द जमींदार एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक। तो फर्स्ट रीजन था हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इसे आप एक्सप्लेन। सेकेंड आता है रीजन कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका क्या होता है, तो इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप फॉर सेल इन द मार्केट नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब होता है कि प्रोडक्शन करना उन क्रॉप्स का जिसे हम मार्केट में सेल कर सकें, ना कि सेल्फ